हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पीवाईक्यू सीरीज का चौथा भाग 2021 के प्रश्न पत्र का हल कराने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में हम सभी लोगों ने 2024, 2023 और 2022 के प्रश्न पत्रों का हल किया था। तो आज हम लोग के लिए यह पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो सभी लोगों भी जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया पहला नंबर प्रश्न है कि चरम व्यक्तित्वता की परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? जूठन, शिक्षा, प्रगति और समाज या सिपाही की मां? चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है प्रगति और समाज पाठ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यह करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह के द्वारा, मल्लेश के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा? तो यह पंक्ति जो है मल्लेश, जिनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है, उनके द्वारा जो है यह लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर सहाय? तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि रामती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? उषा से या गांव का घर, सूरदास का पद या पुत्र वियोग? तो ये किसके द्वारा लिखा गया यह पंक्ति है और किस पाठ से है? तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पद पाठ से यह संकलित है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? भूषण जी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा या नाभादास के द्वारा? तो कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृति? तो इन्होंने किस भाषाओं को किन दो भाषाओं को साहित्यिक भाषाओं के रूप में अपनाया? तो अवधी और ब्रज भाषा को जो है इन्होंने अपनाया था। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुट था, कि करुणा का पुट था, कि माधुर्य भाव का पुट था या दुराग्रह का पुट था? तो इनके जो है राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर जो है माधुर्य भाव का जो है इन्होंने पुट किया था। तो 7 नंबर भी प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है? तो कितने छंदों में जो है? तो इसमें याद रखना है हमें कि 10 छंदों में जो है छत्रसाल दशक, दशक मतलब याद रखना है 10, तो दशक यानी 10 याद रखना है। तो 10 छंद में जो है क्या किया गया है? छत्रसाल दशक के जो है मतलब के जो छंद है 10 छंद, उसमें महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। कंकाल जो है उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पुत्र वियोग जो है शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक, तो ये टोटल जो हमने 10 प्रश्नों को किया
जो 2021 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग भी जो है क्लास को ज्वाइन करके ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो ज़रूर देख सकें। आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यथा धन इष्ट बराबर क्या होता है? हमारा यथेष्ट होता है। यथेष्ट यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट होता है। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा लापता होना। लापता होना जो है हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जाता रहता था में पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है कि क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? तो जाता रहता था पदबंध में कौन सा पदबंध है? तो ये क्रिया पदबंध इनमें प्रयोग किया गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया कि दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। दिवाली शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, इसके बाद 16वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सेना जो है वो शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? तो सेना शब्द जो है वो क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यह कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो 17 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जातीय जो है जाति शब्द का विशेषण होता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है हमारा कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जो है हमारा कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सत शब्द क्या है। तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है। सत शब्द क्या है? तो सत जो शब्द है, सत शब्द ये क्या है? तत्सम शब्द है। सत जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद जो है 21वां नंबर प्रश्न है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो ये किस लेखक की रचना है? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है। इसमें दिया गया है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ऑप्शन नंबर है कि युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इन्होंने कैसे मृत्यु को जो है वो सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है इन्होंने इस मृत्यु को जो है वो सुंदर कहा है, अर्थात मृत्यु दंड को। याद रखना है कि मृत्यु दंड को जो है भगत सिंह ने क्या कहा है? सुंदर कहा है। मृत्यु दंड को जो भगत सिंह ने सुंदर बताया है, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो उन्होंने सुंदर कहा है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कहा गया है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे। 24वां नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से ली गई है। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से ली गई है? तब बोलते क्षण जो है इस पुस्तक से जो हमारा यह निबंध संकलित है। अब ओ सदा नीरा है तो एक क्वेश्चन आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में केवल पूछे कि सदा नीरा जो है किसकी रचना है, सदा नीरा किसकी रचना है, तो यह अज्ञेय जी की रचना है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर केवल पूछे कि सदा नीरा किसकी रचना है तो अज्ञेय जी की, और ओ सदा नीरा पूछे तो
ओ सदा नीरा किसकी रचना है, ये याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, और सदा नीरा जो है किसकी रचना है, तो हमारा वो अगेय जी की रचना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा। और ये ओ सदा नीरा निबंध कहाँ से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा कहाँ है, तो भितियारवा जो आश्रम था या भितियारवा जो गांव था उसके पास जो है यह रामपुरवा गांव था। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या ठंडा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल रहा है। ठीक, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसी को जो है सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। आगे कहा जा रहा है 27वां नंबर प्रश्न में कि गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो मठ के एक महंत ने जो है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। 28वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया है कि सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो यह जो है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी जो एक रचना थी वहीं से जो है यह पाठ संकलित है। इसके बाद जो है 29वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी जो है वो बिस्नी की बेटी थी, और मानक मानक जो है इसका भाई था, तो मानक की बहन भी बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा कि मानक की बहन, ठीक, या बिस्नी की बेटी ये भी हम कह सकते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि बिस्नी कौन थी, तो ये याद रखना है कि मानक और मुन्नी की माँ थी, और मानक कौन था, तो बिस्नी का बेटा और मुन्नी का भाई। इतना हमें बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो यह वाद विवाद संवाद से जो है यह जो पाठ संकलित है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इसमें लोग अक्सर जो है गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कविति लिखा है तो कविति तो ये होगा नहीं, कवियत्री लिखा ये होगा नहीं, कवियत्री लिखा और कविति लिखा है। तो अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवियत्री होगा कि क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कवि शब्द का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो कवयित्री होता है, कवयित्री। कवयित्री यानी य में छोटी की मात्रा और त्र में जो है बड़ी की मात्रा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा, कवयित्री। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यानी यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण माना जाएगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निडर शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप सभी लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि उपसर्ग यानी कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके जो है उस शब्द के अर्थ में या उसके रूप को बदल देता है। जैसे निडर ये जो शब्द दिया गया है तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हमें पता है कि नी और धन डर, नी धन डर बराबर क्या होगा, निडर होगा। तो यहाँ पे नी उपसर्ग लगा हुआ है और डर जो है एक अलग शब्द है, तो इसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए हमने क्या किया कि नी को जोड़ दिया है। तो यहाँ 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी को हमने जोड़ करके क्या किया है, निडर शब्द को बनाया है। तो इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि पढ़ने वाला शब्द के में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय यानी कि किसी शब्दांश में आखिरी में लग करके किसी शब्द के अर्थ को बदलना वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें जो है वाला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास है। नवयुवक शब्द में जो है कौन सा समास है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे 36वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण माना गया है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो घर शब्द का पर्यायवाची जो है निकेतन होगा, निकेतन।
निकेतन जो है हमारा घर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि आदान शब्द का विलोम क्या होगा। तो आदान शब्द का विलोम जो है वो प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान बोलते हैं ना, तो आदान का विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पिंड छूटना। पिंड छूटना जो है हमारा सही उत्तर होगा। 40वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 40वां नंबर कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा। मरण शब्द के लिए जो है एक शब्द क्या होगा मरण तक के लिए, तो आमरण जो है हमारा मरण तक के लिए जो ये एक शब्द होगा। उसके बाद जो है 41वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रातः काल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रातः, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल बराबर क्या होगा, प्रातः काल, प्रातः धन काल बराबर जो है प्रातः काल होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर होगा, प्रातः काल। ठीक, अगला क्वेश्चन 42वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि अदरक शब्द है, अदरक जो है वह कौन सा शब्द है 42 नंबर प्रश्न में। तो अदरक जो है ये क्या एक पुल्लिंग है, ठीक ना, अदरक क्या है, तो ये एक पुल्लिंग है। इसके बाद 43वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि नीलगाय शब्द जो है वह कौन सा समास है। नीलगाय शब्द जो है यह कौन सा समास है। तो नीलगाय में याद रखना है कि यह हमारा जो है कर्मधारय समास है, यानी 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 44वां नंबर पूछा गया है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची जो है वह गेह हो जाएगा। गेह, गेह मतलब क्या होता है, घड़ी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 44 नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा। इसके बाद 45वां नंबर प्रश्न है कि कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। कौरव शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें जो अप्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें हमारा जो है अप्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, मतलब उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपकार, उपधनकार बराबर उपकार होगा। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद जो है 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि धर्म शब्द है, यानी धर्म शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है, क्या है। तो धर्म जो शब्द है, धर्म शब्द वो क्या है, तो एक पुल्लिंग है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम मतलब क्या होता है, रुकना, ठहरना। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि सुक्ति जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद जो है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति बराबर जो है सुक्ति होता है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 50वें नंबर प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। निम्नलिखित में जो है सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा आदमी नहीं देखा। ये जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में जो है कहा जा रहा है कि किनकी अभिरुचि थी। तो इसमें जो है हमारे सूरदास जो थे उनकी अभिरुचि जो है वो सत्संग में थी। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की जो है मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो लगभग 1548 ईस्वी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी। तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि जायसी का जन्म स्थान है, जायसी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था।
तो इनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो है एक जगह है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, वहां पर हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार जो है वह कौन है। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो वो सूरदास जी की जो है रचना है। हम बताए थे आप लोग को पहले के वीडियो में भी कि सूरदास जो हमारे हैं, सूरदास, इनकी अगर रचनाओं को याद रखना है तो इन्हीं के नाम से संबंधित है। जैसे सूरसागर, सूरसागर को ले ले, सूरसागर जो है ये भी हमारे सूरदास जी की रचना है। या साहित्य लहरी की बात करें तो साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, सु, यहाँ पे साहित्य में स, तो सूरदास नाम से जो है इन्होंने अपने नाम से ही कई रचनाओं को लिखा, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। तो ये सभी को हमारे किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास जो है विद्या अध्ययन किए थे। कितने वर्षों तक रह करके, तो 15 वर्षों तक रह करके जो है तुलसीदास जो थे वो काशी में रहकर विद्या अर्जन किए थे। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि संसार शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है। संसार शब्द जो है यह कौन सा संज्ञा है, तो यह हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि विवाह शब्द कौन सा, मतलब इसका लिंग है। विवाह शब्द जो है इसका लिंग क्या होगा। तो विवाह शब्द का जो है वो लिंग पूछा गया यहाँ पे कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह जो शब्द है ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें कहा गया कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। वह कुल्हाड़ी से जो है वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। अगर इसमें कारक को देखेंगे तो हमारा करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि रात शब्द का विलोम क्या होगा। तो रात शब्द का विलोम हमें पता ही है कि रात का दिन होता है, रात का दिन होता है। तो यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि बताइए शिवालय जो शब्द है यह कौन सा समास है। नय समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास है। तो जो शिवालय है यह कौन सा समास है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। ये जो हमारा क्या है, तो यह तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि की द्वारा लिखी गई है या लिखा गया है। इतने पास अपने जो है शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया इतने पास अपने, ये रचना जो है यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। इतने पास अपने, नहीं नहीं नहीं, ये हमसे थोड़ा गलती हो गया है। ये जो इतने पास जो हमारा रचना है ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, हमसे गलत ये आंसर बोल दिया गया। इतने पास अपने आप लोग सुधार लीजिएगा कि ये जो इतने पास अपने रचना ये शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये इतने पास अपने जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया रचना है। और एक रचना ये भी याद रखना है हमें कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है, तो वो उषा है। ठीक, और उषा जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित यह एक पाठ है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो कैसे कवि के रूप में हुआ, तो एक ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रयोगवादी कवि के रूप में जो है इनका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है हमारे रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो ये याद रखना है हमें, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो है यह हमारा जो कहीं नहीं वहीं रचना है वो लिया गया है।
और इसी कहीं नहीं वही रचना से याद रखना है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हारजीत पाठ दी गई है, हारजीत पाठ जो अशोक वाजपेयी की रचना है, इसी कहीं नहीं वही रचना या कविता से जो है हमारा यह पाठ संकलित है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन लेखक जो है वो रह चुके हैं, तो हेनरी लोपेज जो थे ये हमारे कांगो के जो है शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। इसमें कहा गया है कि बताइए कि द जो है, द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो द का उच्चारण स्थान हमारा जो है वो दंत कहलाता है। 10 का उच्चारण स्थान दंत है। इसी तरह 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यह परीक्षा लिखा है। तो परीक्षा कैसे लिखाता है, तो परीक्षा हम लोग प और र में बड़ी की मात्रा और क्षत्रिय वाले छ में आ की मात्रा लिखते हैं। तो यह हमारा परीक्षा सही है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा नहीं। प्रणाम कह रहे हैं, हम लोग सही वाक्य अगर बोलते हैं तो प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम। प्रसाद लिखा है तो प्रसाद हम लोग ऐसे लिखते हैं, तलावी स से ना लेकर के हम लोग दांती स से लिखते हैं। लेकिन प्रशंसा जो है ये सही उत्तर होगा। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार शब्द का बताइए कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह धन आधार बराबर क्या होता है, हमारा निराधार होता है। तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि बताइए कि रक्षाबंधन जो है वह कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन जो है वह कौन सा संज्ञा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह रक्षाबंधन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए गुस्सा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो गुस्सा है वो क्या कहलाता है, हमारा पुल्लिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन 71वां नंबर है। इसमें कहा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से। तो ये जो है मवाद या धुआं जो कुछ हमारे अंदर जमा रहता है वो बातचीत के जरिए जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति किस कहानी के, तो उसने कहा था कहानी की यह पंक्ति है जिसमें जो है वो लहना सिंह बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। आगे 73वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि दलविहीन जो लोकतंत्र है इसमें किसके मूल उद्देश्य शामिल है। तो मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद, इसके जो है मूल उद्देश्य जो है वो दलविहीन लोकतंत्र में शामिल है। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह अर्धनारीश्वर जो है यह पाठ से ली गई है। तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। इसमें कहा गया है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो किसने पूछा, मालती से। तो लेखक जो इसके यहाँ मिलने के लिए इससे आए थे वही पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो लेखक ने जो है इनसे प्रश्न किया था। इसी तरह 76 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है। एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है, तो वो भगत सिंह है। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, तो एक लेख और एक पत्र है। 77 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है कि वसुंधरा भोगी, वसुंधरा भोगी मानो और धर्मांध मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो ये पंक्ति लिखी गई है। तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया था। तो एमन साहब के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया था कि गांधी जी की झोपड़ी जो है वो जला दिए थे। 79 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि सरैया मनतान का जल कैसा है, चंचल है, स्थिर है, गहरा है कि गंदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
स्थिर। सरैया मुल्तान का जल कैसा है? तो वह स्थिर है। ठीक, इसके बाद 80 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती हुई, स्वेटर बुनती हुई, चटाई बुनती हुई या चावल चुनती हुई। तो जो सिपाही की माँ एकांकी पाठ में बिस्नी को बताया गया है, तो ये मोढ़े पर बैठ करके सूत काटती हुई इसको दिखाया गया है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 81 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्य वर्ग के बारे में। तो निम्न मध्य वर्ग की यह कथा वस्तु जो है जिक्र किया गया है। तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है। इसमें कहा गया है कि शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ यही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मान्यता की आवाज सुन सकता है। किसके कथन है या किसका कथन है? तो ये थियोडोर जो एडोनो व्यक्ति थे उनके द्वारा यह कथन जो है वो बोला गया है या दिया गया है। तो 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह 84 नंबर प्रश्न है। उसमें कहा गया है कि नामवर सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में हुआ था कि आवाजापुर में हुआ था या कमालपुर में हुआ था या जमालपुर में हुआ था? तो जो हमारे नामवर सिंह है इनका जन्म जो है जियनपुर में इनका जन्म हुआ था। तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि नाभादास जो थे, नाभादास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के या जैन दर्शन के? तो नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो ये किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के जो यह संत माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग 86 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो है यह किसके शिष्य थे? तो नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। ये ध्यान में रखना है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। अब इसी प्रश्न में एक और प्रश्न ये पूछ दिया जाएगा कि अग्रदास किसके शिष्य थे? तो हमें ये याद रखना है कि ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद, ये भी ध्यान में रखना है कि अग्रदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। और नाभादास किसके शिष्य थे? तो वो अग्रदास के शिष्य थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि चिर विषाद विलीन मन की यह जो पंक्ति है ये किस कविता की है? पुत्र वियोग की, गांव का घर का, तुमुल कोलाहल कलह में या हार जीत का? तो यह पंक्ति किस पाठ की है? तो तुमुल कोलाहल कलह में जो जयशंकर प्रसाद की रचना है इसी पाठ से जो यह पंक्ति ली गई है। इसके बाद हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को जो है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश जो है वह किसकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अशोक वाजपेयी जी की रचना घास में दुबका आकाश है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है हमारा। इसमें कहा गया है कि ज्ञानेंद्र पति जी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर, कारा अधीक्षक के पद पर, पुलिस उपाधीक्षक के पद पर या अंचलाधीक्षक के पद पर? तो जो ज्ञानेंद्र पति जी जो थे वो कारा अधीक्षक के रूप में जो है इस पद पर जो है वो चयनित हुए थे और इस पद पर वो कार्यरत थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है प्रश्न में कि अनुभव जो शब्द है, अनुभव जो शब्द है यह कौन सा शब्द जो है मतलब लिंग होगा इसका? अनुभव शब्द का लिंग जो है वो क्या होगा? ये पूछा गया हमसे। तो इसका लिंग क्या होगा? तो यह स्त्रीलिंग कहलाएगा। अनुभव क्या है? तो यह एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि तीर्थ यात्रा शब्द जो वो कौन सी संज्ञा है? तीर्थ यात्रा जो शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? तो यह जो है हमारा तत्पुरुष संज्ञा कह रहे हैं। तीर्थ यात्रा शब्द यह कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद 93 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि हास्यास्पद जो है शब्द वह कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हास्यास्पद जो शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर 93 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आस्पद जो है यह सही उत्तर होगा। 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 94 नंबर है कि हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है। हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो है क्रिया पदबंध का प्रयोग किया गया है। 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी 94 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ये याद रखिएगा, डी हम गलती से लगा रहे थे। 94 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक ना। एक बार 93 नंबर प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहा गया है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो आस्पद जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, ये ठीक है। 94 नंबर प्रश्न का भी हम आंसर बता ही है कि 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें विशेषण पदबंध लगा है कि हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि बताइए कि समाज जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है। समाज जो शब्द है 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समाज जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है। तो ये जो इसका विशेषण कौन क्या होगा, तो सामाजिक होगा। सामाजिक जो है समाज शब्द का विशेषण होगा ये सामाजिक। तो ए नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। इसी तरह 96 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि बताइए कि मनोविनोद जो शब्द है ये इसका लिंग क्या होगा। पुल्लिंग होगा ये कि स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है मनोविनोद ये क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक। 97 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह कौन सा सर्वनाम है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। प्रेम जो शब्द है बताइए कि इसका विशेषण क्या होगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है, प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो कहा जा रहा है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो सही वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही वाक्य है। तो 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है। 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है, अर्थात बेईमान कौन सा शब्द है। तो यह कौन सा शब्द है, तो यह विदेशज शब्द है। बेईमान एक हमारा विदेशज शब्द है। तो 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यह हमारा जो है 2023 के पेपर में आए हुए जितने भी प्रश्न थे उसका हमने हल करा दिया। टोटल 100 क्वेश्चन थे। आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, और साथ ही जो है आप लोगों को और किन टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है उन सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।